क्लास 12 फिजिक्स, जी हां, क्लास 12 फिजिक्स का ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। और भाई आज के इस वीडियो में ना 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। 30 में से ना कसम से बता रहा हूं 15 हूबहू उसी ढंग के आने वाले, एकदम वही आने वाला है। तो बढ़िया से ये सारे क्वेश्चन को याद कर लो, बढ़िया से याद कर लो, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे कर लो। 15 ऑब्जेक्टिव हूबहू यही आने वाले हैं। अगर 15 से 20 मिनट अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो 15 नंबर जो है ना अभी आप अपने मुट्ठी में कर सकते हो। ठीक है, तो भाई साहब बारीकी से सारे चीजों को देखते हुए चलेंगे, पूरा याद कर लेंगे फिजिक्स भाई, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और इस तरह का वीडियो हम बना रहे हैं, एकदम लगातार बना रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम जैसे जैसे हम वीडियो बनाए एकदम तुरंत आप तक वीडियो पहुंचते रहे। जी हाँ भाई, तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई, याद कर लो ना, क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन बताऊंगा। और देखना ये सारे क्वेश्चन अगर आपको आएंगे ना, जब पेपर मिलेगा आपको और यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, है ना, तब तो भाई मेरे को याद करोगे कि सर सही बोल रहे थे। तो कसम से बता रहा हूं इसी ढंग का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको टकराने वाले हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन टकराने वाले एकदम हूबहू इसी ढंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो अब तक लाते इतना मेहनत से। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। और आप लोग को क्या करना है, ये सबका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि ये भी तो पता चलेगा ना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और लिखने से ना भाई याद हो जाता है चीज। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्या है। ध्यान से पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज, उसका डायरेक्शन क्या होता है आप बताओ। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर या घन से ऋण आवेश की ओर या ऋण से धन आवेश की ओर। तो आपको बताना है भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ या फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जल्दी इसका जवाब दीजिए भाई। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ दे रहा हूं ताकि सारे स्टूडेंट्स को एकदम मतलब बेनिफिशियल हो ये वीडियो, और सभी स्टूडेंट बढ़िया से ये सारे चीजों को कर ले, सारा क्वेश्चन याद कर ले, किसी को कोई परेशानी ना हो। जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो आपको पता होना चाहिए भाई, क्या जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी और उसकी दिशा कैसी होती है, निगेटिव से पॉजिटिव चलती है, ऋण से धनावेश की ओर वो चलती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जिसका सही हुआ होगा बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बतानी है। देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है, यहां पर लिखने में नहीं होगा लेकिन मैं ट्राई करता हूं लिखने का थोड़ा पतला में। ठीक है, चलिए तो देखो भाई, विद्युत क्षेत्र जो होता है E बराबर, एक मिनट भाई, एक मिनट, है ना, मैं बढ़िया से लिखूंगा आराम से। चलिए तो हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है। E बराबर होता है F/Q0 होता है। E बराबर F/Q0 होता है। और यहां से इसकी यूनिट निकालो तो फोर्स की न्यूटन होती है। ठीक है भाई, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और यहां पर Q चार्ज को दिखाता है और चार्ज होता है कूलम। तो न्यूटन क्या है, न्यूटन क्या बता रहा है, न्यूटन बाई कूलम, न्यूटन पर कूलम जो है हमारा सही जवाब होगा। तो न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। अगला देखिए भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है आपको बताने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सभी को आना चाहिए। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप इसको बना सकते हैं। जो फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है Q = +-NE। ठीक है, यहां से आप Q की वैल्यू 1 कूलम और इक्वल टू N और E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर
कौन सा सही है, ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आगे भागेंगे भाई, आगे भागेंगे, आगे भागेंगे बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे। क्या है क्वेश्चन, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के का मान क्या हो सकता है, ये बताइए। देखिए, द परमिटिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीडियम कैन बी, क्या हो सकता है बताइए भाई, क्या हो सकता है भाई बताओ, है ना। तो यहां पर जो के की वैल्यू होती है भाई वो 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको अपने दोस्तों पर भी भेजना है, सेंड करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरह का वीडियो अभी और आएगा। ठीक है, फिर केमिस्ट्री में हम लोग लेके आएंगे, इंग्लिश में लेके आएंगे, सारे चीज में लेके आने वाले हैं। और इस चैनल पर बिहार बोर्ड का ही नहीं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हर एक बोर्ड का मतलब यहां पर कंटेंट अवेलेबल है। तो कोई भी आपके छोटे भाई होंगे जूनियर, उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, यहां पर पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, यानी एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, किसको डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो, एक्स किरणें को या न्यूट्रॉन को या अल्फा किरणों को या गामा किरणों को। आपको मैं बता दूं, देखो भाई, एक्स रेज जो होती है ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। यहां पर न्यूट्रॉन्स जो है वो भी न्यूट्रल है, गामा पार्टिकल भी न्यूट्रल है। तो भाई न्यूट्रल कौन नहीं है इसमें से, तो न्यूट्रल एक ही नहीं है, अल्फा पार्टिकल न्यूट्रल नहीं है। तो यही जो है क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा करेक्ट हो गया है। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बढ़िया से। क्या है, एक विद्युत आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा, क्या होगा, मैंने अभी बताया भाई, मैंने अभी बताया। ध्यान से देखेंगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट, a point charge Q is placed in an electric field of magnitude E, the force experienced by charge will be, क्या होगा। ठीक है, तो देखो भाई, अभी मैंने बताया, मैंने अभी क्या बताया आपको बताना है। ठीक है, देखो भाई, मैं बता रहा हूं, पेन सेलेक्ट कर लूं। हाँ, मैंने अभी बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है, यानी ई बराबर होती है एफ बाय क्यू नॉट। और यहां एफ की वैल्यू पूछ रही है, यानी किसकी वैल्यू पूछ रही है, एफ की वैल्यू। यानी एफ बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई। क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो यहां पर ऑप्शन देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आती है क्यू बाई ई। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहां से पता चल रहा है अपना लोगों को। ठीक है, चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। इस तरह से आपको सारे चीजों को करते हुए चलना है, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। आई होप आपको सारा ऑप्शन यहां पर समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा, और इसका आप आंसर भी दे पा रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश क्यों रखा है, घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है आपको। ठीक है, ऑप्शन भी दिए हुए, पहले इंग्लिश में पढ़ लूं। अ चार्ज Q is placed at the center point of a cube of a side L. The electric flux coming out from one plane cube of cube is, मतलब ये बताना आपको। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए एक बात कि फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां से भाई मैं इसको छोटा करना चाहूंगा एक बार जरा, है ना, पेन को मैं छोटा कर लूं तभी मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां से वैल्यू निकालोगे तो ये देखो भाई, एक घन का कह रहा है, यानी एक मतलब आपको ना क्यूब का कह रहा है। तो क्यूब में कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। तो यहां पर जो चार्जेज होते हैं सभी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहां पर साइड कितने होते हैं क्यूब में, 6 होते हैं। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऑप्शन हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो ऑप्शन कौन सही है, देखिए बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा मैं पेन का साइज बढ़ा लूं, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। आगे भागे, आगे भागे क्या बोल रहा हूं मैं, आगे भागू, चलिए भागता हूं आगे, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफाराड है,
तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैराड, देन इट्स रेडियस विल बी, रेडियस क्या होगा बताइए भाई, रेडियस क्या होगा, आइए देखते हैं रेडियस क्या होगा भाई, मजा आ जाएगा। आइए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए एक मिनट भाई, मैं पेन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है थोड़ा, चलिए अब सही है। चलिए देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला यूज में हम लाते हैं वो क्या होता है, वो ध्यान से देखिएगा। ए भाई ये घूम क्यों रहा भाई तू, मैं यहां पे बता देता हूं, ठीक है, यहां पे बता देता हूं, थोड़ा जगह मिल गया है मेरे को, या मैं ना यहीं पे बता देता हूं क्योंकि जगह नहीं मिलेगा मुझे पता है। चलिए तो होता है क्या, होता है भाई सी बराबर, ठीक है ना, सी बराबर 4 पाई, ठीक है, उधर नहीं होगा, चलिए भाई मैं इधर लिखता हूं, इसी पे लिख देता हूं, भाई जगह नहीं मिलता, मैं क्या करूं। चलिए क्या होता है, सी बराबर, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ठीक है। यहां से आपको आर की वैल्यू कह रही है फाइंड करने के लिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से इनटू में चला जाएगा क्या भाई, सी, ठीक है। और यहां से आप वैल्यू फाइंड करोगे तो आर बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरी की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है, और इनटू में ये सी की जो वैल्यू है या आपको दे रखी है, सी बराबर क्या है, 1 माइक्रोफैराड है, तो ये वैल्यू डालो। देखो 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है भाई, 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है ना, तो इंटू 10⁻⁻6 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 9 किलोमीटर आपको वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, 9 किलोमीटर, ठीक है। तो आइए मैं इसका ऑप्शन लगा दूं आपको, 9 किलोमीटर जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो भाई आंसर है, हाँ 9 किलोमीटर ऑप्शन है, 9 किलोमीटर, ये देखिए ये 9 किलोमीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आगे भागेंगे आगे भागेंगे आगे भागेंगे, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किस चीज पे निर्भर करती है भाई, द कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये आपको बताना है। प्लेटों की आकृति पे, या प्लेटों के आकार पर, या प्लेटों के आवेश पर, या प्लेटों के बीच अंतराल पर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेटों पर जो आवेश है उस पर यह निर्भर नहीं करती, यानी चार्ज ऑन प्लेट, ठीक है, प्लेटों के चार्ज पर यह निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से देखेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या है भाई, समान धारित्व वाले 3 संधारित्वों को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात है, यानी 3 कंडेंसर्स ऑफ इक्वली कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड first in parallel and then in series, the ratio of equivalent capacity of इन बोथ कंडीशंस बताना है। देखो भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं पेन सेलेक्ट कर लूं पहले, चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेलल होता है ना, पैरेलल, ठीक है, जो पैरेलल होता है जिसको हम दिखाते हैं सी एक्स से ना, जो सी एक्स होता है, ठीक है, जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू C1 प्लस, ओ भाई ये ऊपर चला जाओ, इधर आ जाओ, C1 प्लस C2 प्लस C3 है ना, होता है 3 कैपेसिटर है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है CA, ठीक है, एक मिनट भाई मिटाने वाला ऑप्शन नहीं है, 1/CA इक्वल टू क्या होता है, वो होता है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। अब इसको अगर ये दोनों वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी हमारी जो CX की वैल्यू है डिवाइडेड बाय CA की जो वैल्यू है वो आती है 9:1। ये मैं अभी सॉल्व नहीं किया हूं क्योंकि मेरे को जगह नहीं है, नहीं तो मैं बढ़िया से सॉल्व करके इसको बताता, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। ये पैरेलल और ये सॉरी ये, हाँ ये पैरेलल और ये सीरीज दोनों को आप कंबाइन करोगे, डिवाइड करोगे तो वैल्यू है 9:1 आएगी भाई, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा 9:1। आप देख लेना, करके सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसमें जगह नहीं था तो मैं नहीं बता पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 9:1। चलिए अगला सवाल देखेंगे ध्यान से, चलिए ध्यान से हम लोग देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि वोल्ट मीटर मात्रक होता है, वोल्ट मीटर। देखो भाई अभी आपको बताया था, देखो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है यानी E बराबर होता है F/Q, जिसको हम
किससे दिखाते हैं, जिसको हम दिखाते हैं एफ बोले तो हमारा न्यूटन हो जाता है, और यहां पर क्यू जो है चार्ज न्यूटन पर कूलम को दिखाता है, और इसी को हम वोल्ट पर मीटर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक मिनट इधर कर लूं, वोल्ट पर मीटर भी इसको लिख सकते हैं। तो हमारा सही जवाब कौन हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम को ही हम क्या लिखते हैं? न्यूटन पर कूलम को ही वोल्ट मीटर बोलते हैं यहां पर। ठीक है, वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है, वोल्ट मीटर इनवर्स बोलते हैं। और ये हमारा किसका हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का, सॉरी क्या बोल रहा हूं भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं ये भाई, थोड़ा इंग्लिश वाला देख लूं जरा। चलिए, वो किसका हो जाएगा? ये सही जवाब किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का सही था भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे भागेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, यानी ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई। प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू, सॉरी उल्टा में लिख रहा हूं, वेरी सॉरी फॉर दैट। वो फॉर्मूला क्या होता है भाई? वो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाय एरिया होता है। ठीक है, और यहां पर आपको रो की वैल्यू पूछ रही है, रो का यूनिट पूछ रहा है, रो। ये देखिए, इसी को विशिष्ट प्रतिरोधकता बोलते हैं, या रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, सब एक ही का नाम है। तो आर इंटू एरिया बाय लेंथ, एरिया ऊपर जाता है, लेंथ नीचे जाता है, तो इसकी क्या होगी? रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, और यहां पर लेंथ का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? ओम मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओम मीटर हो जाएगी। तो वेरी सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, बताइए? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर, ओम मीटर। ओम मीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखेंगे। क्या है? परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है, यानी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एनी क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन बिहेव्स लाइक, किसकी तरह बिहेव करता है ये आपको बताना है। किसकी तरह बिहेव करता है भाई? सभी लोग जानते होंगे, इसका जवाब सभी लोग दीजिए। परफेक्ट इंसुलेटर, यानी पूर्ण कुचालक की तरह यहां पर ये बिहेव करता है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो, इसी ढंग का एक और क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे। वही बात है कि यहां पर है which of the following expression is which one of the following expression resistance, यानी expresses resistance, कौन जो है रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। देखो, आपको पता होना चाहिए। ये देखो, ऑप्शन तो हमारा ये सही हो जाएगा, ए। वो बता देता हूं क्यों, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए यहां पर ई डाला हुआ है। देखो, आपको पता है, अभी मैंने जस्ट बताया है, क्या बताया मैंने? मैंने जस्ट बताया है आर इक्वल टू रो एल बाय एरिया होता है। ठीक है, रो एल बाय एरिया होता है, तो आर को, यानी आर बराबर रो एल बाय एरिया हो गया। अब ये रो को ना ई से दिखा दिया, यहां पर देखिए, रो को ई से दिखा दिया है, एल बाय एरिया तो उसी ढंग का है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, वो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा ऐसे कर दिया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ई को ही रो बोलते हैं यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है भाई? ध्यान से देखो, when temperature increases then resistance of any conductor, कैसा होगा कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ये बताना है। चलिए, जब टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, क्या रहता है? तो भाई, जब भी आप कोई चालक को गर्म करते हो, ठीक है, उसमें ताप में वृद्धि करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो उसका जो चालक का प्रतिरोध है ना, यानी रेजिस्टेंस है, वो भी इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है, यानी बढ़ जाता है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, ये सवाल हो गया, ध्यान से करते हुए चलेंगे, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, ये पूछ रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होगी, यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए, यहां पर पावर आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, जैसे पावर इक्वल टू आई स्क्वायर बाय आर होता है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, पावर इक्वल टू ई बाय टी होता है, बहुत सारा होता है भाई। तो बताइए, इसमें से कौन सा पावर? एक होता है पावर इक्वल टू वी इंटू आई, कौन सा सही है भाई?
पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये मिल रहा है ना, ध्यान से देखो, वी स्क्वायर बाय आर, देखो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। पावर का यही फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। देखो ना इससे ये मैच खा रहा है, तो हम लोग इसीलिए इसका लिख दिए। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सवाल आ गया, बहुत ही बढ़िया। वन इक्विवेलेंट समतुल्य है, यानी वन इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट टू, चलिए ये पूछ रहा है। देखो भाई आपको पता होना चाहिए कि वन इक्विवेलेंट, आपको पता होना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, वन इक्विवेलेंट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। ये एनर्जी होती है इसकी, ठीक है। चलिए भाई ऑप्शन नंबर कौन है, तो देख लो भाई, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। आगे भागे, चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से देखेंगे कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर किसी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बताना है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, क्या होगा बताइए भाई। अरे भाई कहीं भी अगर जो अल्जेब्रिक सम होगा, अगर हर एक करंट एक ही पॉइंट पर जाके मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए जो अल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है, अगर करंट एक ही पॉइंट पर मिल रहे तो वो क्या होगा भाई बताइए। अरे भाई इजी है भाई, पता है, शून्य होता है या जीरो होता है, सिंपल सी बात है भाई। आगे भागे, आगे भागे ठीक है, यानी आगे चलते हैं भाई। चलिए, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, यानी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, तो देखो गतिशील चार्ज क्या उत्पन्न करता है। देखो एक बात मैं बता दूं, जो रेस्ट में चार्ज होता है, जो चार्ज रेस्ट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर सकता है, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर गतिशील आवेश रहेगा तो वो क्या कर सकता है, वो आप लोग बताओ क्या कर सकता है, जल्दी जल्दी बताओ जवाब। वो देखो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हम हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर रेस्ट में रहेगा चार्ज तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मोशन में रहा तो बोथ, दोनों वो कर देगा, ठीक है। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट 20वां नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ गया, इसको भी उड़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम रगड़ देंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर दे रखा है, ये कह रहा है म्यू नॉट बाय रूट अंडर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ रहा है। चलिए यूनिट ऑफ रूट अंडर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए बताते हैं इसको, बहुत इजी है भाई, कोई मतलब तोप नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो म्यू नॉट है, यहाँ पे मैं लिख दूं छोटा छोटा अक्षर के लिए, मैं थोड़ा पेन को छोटा करना चाहूंगा जी। देखिए होता क्या है कि ध्यान से देखिएगा कि रूट अंडर, यहाँ सवाल क्या कह रहा है, रूट अंडर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट जो है, इसके लिए हम बात करें तो देखो म्यू नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पेन को मैं थोड़ा इधर करूंगा, हाँ म्यू नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो म्यू नॉट को हम लिख सकते हैं न्यूटन बाय एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, यानी चार्ज का, यानी कूलम स्क्वायर, और बाय न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। अब देखिए एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। और ये सारी वैल्यू रूट में, ये मैं बताना ही भूल गया, यहां पर देख रहे हो रूट में है, तो यहां से क्या हो जाएगा वैल्यू, ध्यान से देखते रहो भाई, एकदम मजा से पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एन बाय, है ना, क्या है भाई, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां से क्या हो गया, यहां से देखिए यहां से हो जाएगा, ये देखिए एन ऊपर जाएगा, ये वाला एन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, और ये भाई ये क्या हो गया, सॉरी फॉर दैट, एक मिनट भाई, एक मिनट मैं इसको सही कर लूं जरा, एक मिनट, चलिए पूरा उड़ गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से करता हूं भाई। मेरे को ना ये इस तरह का वीडियो अभी चलाने नहीं आ रहा, मैं इस तरह का वीडियो बहुत कम बनाता हूं, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं करता हूं। ये क्वेश्चन दे रखा है रूट अंडर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, तो देखो म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई म्यू नॉट को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन बाय एम्पियर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन नॉट को हम कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हैं।
एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कट जाता है और ये n जो है ना ऊपर ये चला जाता है, तो यहाँ से, और ये सारा वैल्यू रूट में है, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर n स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन बाय कूलम। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन बाय कूलम। और यहां पर देखिए सही जवाब क्या है, न्यूटन बाय कूलम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, प्रॉब्लम होता है, देखो इस तरह का वीडियो मैं पहली बार बनाता हूं, कभी इधर पेन घुस जाएगा, कभी उधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे भागेंगे, बढ़िया क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, भागेंगे ऊपर। चलिए यही नेक्स्ट भागेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए था, न्यूटन बाय कूलम। चलिए आगे भागेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बढ़िया। चलिए, एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज जो होती है वो क्या होती है, यानी टू पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स बीम्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में अगर जाएगा तो क्या होगा बताना है। तो देखिए, विल रिपेल ईच अदर, विल नाइदर अट्रैक्ट और रिपेल, विल अट्रैक्ट ईच अदर या नन ऑफ दिस, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी या न आकर्षित करेगी, ना प्रतिकर्षित करेगी, या एक दूसरे को आकर्षित करेगी, या इसमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी, ठीक है, जल्दी बताइए। ये तो बहुत सिंपल है भाई, जल्दी, ये तो बहुत ही सिंपल जवाब होना चाहिए इसका, बहुत ही सिंपल है। क्या करेगी भाई, जल्दी बताइए। विल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे को आकर्षित करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 21वां नंबर हो गया, 22वां नंबर देखते हैं। ये देखो, तो ये तो बहुत इजी है, ये वाला भाई आपने किया था ना, याद आया, टॉर्क वाला, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, टॉर्क बराबर ये वेक्टर m और वेक्टर b है, ये तो गलत है भाई। टॉर्क बराबर क्या होगा, वेक्टर m इंटू वेक्टर b, ये हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इजी था यार, आपने डेरिवेशन किया होगा तो पता होगा भाई। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट, कहां होता है भाई। तो देखो, मैग्नेटिक पोल्स पे होता है या ज्योग्राफिकल पोल्स में होता है, कि एवरी प्लेसेस, यानी हर एक जगह, या मैग्नेटिक इक्वेटर, यानी चुंबकीय ध्रुवों पर, या भौगोलिक ध्रुवों पर, या प्रत्येक स्थान पर, या चुंबकीय निरक्ष पर। देखिए भाई, इसका तो एकदम सिंपल सा जवाब होना चाहिए, ये ज्योग्राफिकल पोल्स पे नहीं होगा, मैग्नेटिक पोल्स पे भी नहीं होगा, हर एक जगह तो होता ही नहीं है। और ये लास्ट बचेगा क्या हमारा, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय निरक्ष पर हमारा जो है क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित उपाय क्या है। देखो, सबसे उचित उपाय क्या है, यानी द मोस्ट सुटेबल एलिमेंट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको बनाना है तो आपको जो है ना किस मटेरियल का यूज करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम नॉर्मली ना, अगर हम परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो आप ना स्टील का यूज करते हो, और आपको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो आपको सॉफ्ट आयरन का यूज करना पड़ेगा, नरम लोहा का यूज करना पड़ेगा। आपने ये 10th में भी पढ़ रखा होगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25वां नंबर क्या है क्वेश्चन, चलिए ध्यान से देखेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है, कितना होता है भाई। ठीक है, जल्दी बताइए कितना होता है। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेता हूं। ठीक है, सभी तरह के बच्चे हैं। द वैल्यू ऑफ परमिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कितना होता है बताइए। ठीक है, मोर देन 1 होता है। क्या होता है, मोर देन 1 होता है। यानी यहां पर जो म्यू की वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ पैरामैग्नेटिक में ही होता है। ठीक है, म्यू की वैल्यू 1 कब होती है, पैरामैग्नेटिक में होती है, इसीलिए मोर देन 1 होती है इसका वैल्यू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, म्यू की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है। बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी यानी 1 से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। हाँ, ध्यान से देखेंगे। उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है भाई, उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है। ठीक है, उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है, यानी एट न्यूट्रल पॉइंट पर आपको क्या होता है। ठीक है, चलिए भाई तो बी जो है चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दिखाता है, और बी जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक को दिखाता है।
ठीक है। तो देखो भाई, आपको पता होना चाहिए कि उदासीन बिंदु, जहां पर उदासीन है यानी वहां मतलब मैग्नेट है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो यहां पर बी जो है ना, बी क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या है, जीरो है, तो बी बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है मेरे को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उदासीन जगह पे बी जो है जीरो के इक्वल हो जाता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, 27वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेंज लॉ, लेंज लॉ भाई, लेंज लॉ, चलिए मैं इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूं एक बार जरा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो भाई, लेंज लॉ अगर डायरेक्ट आ जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर मानना चाहिए कि लेंज लॉ एनर्जी पर आधारित है, ऊर्जा पे आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा पे आधारित है। लेंज लॉ जो है, लेंज लॉ, लेंज का नियम ही है, वो ऊर्जा के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। आई होप आप लोगों का बहुत अच्छा यहाँ पर सेशन चल रहा होगा और आप लोग पूरा आंसर सही सही लगा रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे कि क्या है, क्या है, प्रेरकत्व का मात्रक है, ठीक है, यानी इंडक्शन, यूनिट ऑफ इंडक्शन, यूनिट ऑफ इंडक्शन आपको बताना है, इंडक्शन का यूनिट क्या होता है। तो देखो भाई, यूनिट ऑफ इंडक्शन जो है वो क्या होगा, सही सही जवाब दीजिए, ओम सेकेंड होता है। कितना क्या होता है भाई, ओम सेकेंड होता है। और देखो देखो, ओम सेकेंड को, एक मिनट भाई मैं थोड़ा दूसरा पेन ले लूं, देखो ओम सेकेंड को, ठीक है, ओम सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा भी है हेनरी, अरे उधर दिख ही नहीं रहा, क्या होता है हेनरी, क्या होता है हेनरी भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और तो इसका ऑप्शन कौन हो गया भाई, ऑप्शन में बता देता हूं, ऑप्शन है हमारा ए, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है भाई, कि LR की बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के समान है, यानी डायमेंशन L/R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, किसका डायमेंशन है बताओ। देखो आपको पता होना चाहिए कि किसके डायमेंशन के बराबर है L/R का। अरे भाई, अरे भाई क्या हो गया रे, देखो क्या है ना कि मैं आपको बता दूं कि L/R जो है ना, L/R वो किसके मतलब बीमा के समान है। तो देखो आपको पता होना चाहिए, देखो LC के बराबर तो होगा नहीं, इसके बराबर तो बिल्कुल नहीं होगा, देखो इसके कुछ बराबर लग रहा है, क्यों, देखो रूट अंडर L/C जो है इसका क्या होता है, इसका होता है M0 L0 T0, ठीक है, ये होता है। तो भाई इसका भी तो यही होता है, तो इसके L/R का भी यही होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट भागेंगे, 30वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये तो बहुत ही इजी है। क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, एक बार थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ जरा, हाँ चलिए 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 चलिए, बहुत ही बढ़िया है ना। ये क्वेश्चन है 30वां नंबर, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 बराबर क्या है, I0 है क्या, ये I कितना है, 5/√2 एम्पियर दे रखा है। तो धारा का वर्ग माध्य का मूल मान क्या होगा, IRMS क्या होगा, IRMS का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कि देखो मैं पेन को छोटा करूंगा मैं एक बार, ठीक है, चलिए मैं पेन को थोड़ा छोटा करूंगा तब मेरे को बताने में होगा। चलिए अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि, एक मिनट पेन ले लूं, ये ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि I है ना, IRMS, ठीक है, IRMS की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, I, ठीक है, /√2 होती है, ठीक है, I0 √2 होती है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहां पर वैल्यू देखो, आप यहां पर ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, IRMS लिखने में नहीं होता ना, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। अब I0 की वैल्यू कितनी है भाई, आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, 5/√2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5/√2 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ √2 पहले से भाई, √2 कट गया, तो I क्या हो गया, IRMS की वैल्यू कितनी आई, 5 एम्पियर, करंट है तो एम्पियर में आएगी वैल्यू, ठीक है। तो 5 एम्पियर कहाँ है, देखो ए नंबर ऑप्शन है यहाँ पे, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम है, तो ये हमारा 30 क्वेश्चन था जो कि मोस्ट VVI था, मैंने आपको करवाया। चलिए भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रात के कितने बज रहे हैं, रात के अभी बज रहे हैं 10:30 बज रहे हैं, सॉरी 10:30 बज रहे हैं, और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। देखिए भाई, आप लोग भी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।
चलिए, ये था फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अगर आप इसको करे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसको कर लेते हो, देखो यार 30 क्वेश्चन बताया हो ना, 30 में से 15 क्वेश्चन हूबहू इसी ढंग से आने वाले हैं। तो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस तरह का वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं आप लोग के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम केमिस्ट्री का वीडियो, इंग्लिश का वीडियो, हिंदी का वीडियो, ठीक है ना, और भी सारे सब्जेक्ट्स का अगर हम वीडियो लाएंगे तो वो आप तक उसका वीडियो नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।